हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उन एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट में। तो उस बेसिस पे हम पढ़ेंगे रेगुलेटर्स, कन्फर्मर और पार्शियल रेगुलेटर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ये जो कन्फर्मर रेगुलेटर या फिर पार्शियल रेगुलेटर है, ये इन एबायोटिक फैक्टर से अपने आप को एडजस्ट करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं, जैसे कि माइग्रेशन, सस्पेंशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हाइबरनेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्टिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, डायापॉज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इनका एडेप्टेशन क्या है इन एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, हम रेगुलेटर। देखो यार, रेगुलेटर किसको बोलते हैं कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या करे, मेंटेन करे। क्या, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कहने का मतलब ये है कि मान लो जैसे हम लोग को जब गर्मी लगती है तो क्या है, हमारे बॉडी से क्या है, स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। वो किस चीज का काम करता है, कूलिंग का काम करता है। जब हमें ठंडी लगती है तो हमारा बॉडी क्या है, हीट जनरेट करता है। तो वो क्या कर रहा है बॉडी हमारा कि अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में क्या, बर्ड्स एंड मैमल्स जो है वो क्या है, रेगुलेटर्स में आते हैं। हालांकि 99% ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अर्थ पे है वो किस में आते हैं, कन्फर्मर्स में आते हैं। वो कन्फर्मर्स में क्यों आते हैं, मैं अभी जब कन्फर्मर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। देखो यार, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, जो बर्ड्स एंड मैमल्स है वो तो रेगुलेटर है, लेकिन प्लांट्स क्या है ना, प्लांट्स रेगुलेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या करे, मेंटेन कर सके, ठीक है। अगर मान लो कि प्लांट को कोई अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो क्या करता है कि वो क्या है कि कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है उससे ग्रो करने लगते हैं। नहीं तो क्या है, अगर सीड है तो वो क्या है, डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, ठीक है। तो हमारा बॉडी क्या करता है कि जब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अगर मान लो ठंडा है, ठंडा में हमको ज्यादा हीट चाहिए, तो वो क्या करता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, बढ़ा देता है। किसको, बॉडी के रिएक्शंस को बढ़ा देता है। इससे क्या हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये था रेगुलेटर के बारे में। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, कन्फर्मर के बारे में, ठीक। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं ये सब। देखो यार, मैंने क्या बोला कि रेगुलेटर वो है जो क्या है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। तो कन्फर्मर क्या होता है ना कि कन्फर्मर मेंटेन नहीं कर पाता है, क्या, कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये जो हमारा कन्फर्मर है ये क्या है, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। 99% जो ऑर्गेनिजम्स है ऑन अर्थ वो कौन से होते हैं, कन्फर्मर होते हैं। तो यार दिमाग में क्वेश्चन आएगा, या फिर एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ कि वाई कन्फर्मर्स आर नॉट रेगुलेटर्स, ठीक। तो इसका आंसर मैं दे रहा हूं आपको अभी। क्या है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, बॉडी से हीट जनरेट करवाना पड़ रहा है। और बॉडी हीट जनरेट करने के लिए क्या है, एनर्जी ले रही है। तो ये जो हमारा थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस होता है, मतलब हीट को बनाने का, हीट को रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है, उसमें बहुत एनर्जी क्या होता है, खर्च होता है। और ये एनर्जी जो खर्च हो रहा है ये बहुत ज्यादा होता है। तो क्या है कि सारे ऑर्गेनिजम्स ये एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे सोसाइटी में क्या है, कुछ बहुत गरीब है, कुछ गरीब है, कुछ मिडिल क्लास फैमिली और कुछ अमीर है, लेकिन क्या सब कोई सब चीज एफोर्ड तो नहीं कर पाता है ना। सेम केस वैसा ही यहाँ पे है, क्या कि जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतना एनर्जी एक्सपेंस करना। यही रीजन है क्या कि जो कोल्ड रीजन है वहां पे क्या है ना कि छोटे छोटे एनिमल्स नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो हमारा क्या कि जो हमारा हीट लॉस और गेन का फंक्शन है ना, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। क्या, हीट गेन या फिर लॉस डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम के रेशियो पे। देखो यार, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, उसका क्या है, सरफेस एरिया
ज्यादा होगा किससे, एज कंपेयर टू इट्स वॉल्यूम। और जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है ना, हीट लॉस भी क्या होता है उतना ज्यादा। ठीक है, तो क्या मैं बोल रहा हूं कि जो जितने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। ठीक है, तो जो जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हीट लॉस होगा, और जितना ज्यादा हीट लॉस होगा उतना ज्यादा हीट बॉडी को जनरेट करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा हीट बॉडी को जनरेट करना पड़ेगा उतना ज्यादा एनर्जी बॉडी को खर्च करना पड़ेगा। तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या है, एफोर्ड नहीं कर पाते हैं उतना एनर्जी खर्च करना। यही रीजन है कि जो कोल्ड रीजन है, जो पोलर रीजन है, वहां पे क्या है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है, जो लार्ज एनिमल्स होगा, जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स होगा, है ना, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, तो हीट लॉस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो क्या है कि जो हमारा हीट लॉस और गेन किसका फंक्शन है, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम का। तो याद रखना है क्या, जो छोटे होंगे उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा तो बॉडी को क्या हीट ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा, बॉडी को हीट ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा तो बॉडी को ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है वो एफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, रेगुलेटर और कन्फर्मर पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्शियल रेगुलेटर की। किसकी, पार्शियल रेगुलेटर की। यार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। क्या बोला मैंने, रेगुलेटर में ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, और कन्फर्मर में मैंने क्या बोला कि 99% जो है हमारे अर्थ पे वो कौन से हैं, कन्फर्मर से। क्यों, क्योंकि सब कोई क्या है उतना एनर्जी खर्च करना नहीं चाहता। ठीक, पार्शियल रेगुलेटर क्या है ना कि एक लेवल तक जाके क्या करते हैं अपने, ये मान लो कि जैसे रेगुलेटर क्या था कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा था, कन्फर्मर क्या था नहीं कर पा रहा था। लेकिन क्या है कि पार्शियल रेगुलेटर का ही मतलब क्या है कि रेगुलेटर की तरह ही है, लेकिन क्या है उतना एफिशिएंट नहीं है। कुछ हद तक क्या है ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है, कुछ इसका क्रिटिकल स्टेज होता है कि हाँ भाई यहां तक मैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता हूं। लेकिन अगर इससे ज्यादा क्या है उसका सराउंडिंग एनवायरमेंट चेंज हुआ तो वो क्या है उसको टोलरेट नहीं कर पाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल रेगुलेटर। हमारी एनसीईआरटी ग्राफ बनाती है, क्या ग्राफ बनाती है, यहाँ पे क्या बोलती है वो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लेती है, इंटरनल, और ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, एक ग्राफ ऐसे जाके ऐसे हो जाता है। ठीक है, ग्राफ आप एनसीईआरटी में देख लेंगे। तो ये क्या है, ये किसका है, कन्फर्मर का, ये किसका है, रेगुलेटर का। ठीक, और ये किसका है, पार्शियल रेगुलेटर का। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है एक्स एक्सिस पे, और ये क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है वाई एक्सिस पे। जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, क्या है हमारा इंटरनल बॉडी कंडीशन क्या है, कांस्टेंट दिख रहा है ग्राफ पे, कांस्टेंट है। तो इसलिए ये कौन सा है, रेगुलेटर। यहाँ पे देखो क्या है कि ये कन्फर्मर, देखो क्या है कि जैसे जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या है हमारा इंटरनल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, कन्फर्मर। और इसमें देखो जैसे जैसे हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन उसके बाद जाके क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो जा रहा है। मतलब क्या है कि कुछ दूर तक ये कन्फर्मर है, लेकिन उसके बाद क्या है ये रेगुलेटर। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, पार्शियल रेगुलेटर। ठीक है, तो ये ग्राफ है हमारा, एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, इसी से ग्राफ देके और पूछ देगा एबीसी करके। ठीक, तो ग्राफ भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है,
देखो यार, अब ये जो हमने पढ़ा क्या, कन्फर्मर रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर, ये क्या करते हैं ना कि उन एबायोटिक फैक्टर्स के खिलाफ अपने आप को क्या है सेटल करने के लिए अल्टरनेटिव चुनते हैं। मान लो कि तुम जहां पे रह रहे हो वहां पे क्या बहुत गर्मी हो रही हो और क्या है ठंड पड़े ही ना, तुम क्या करोगे, गर्मी से तो क्या कहीं और चले जाओगे। जैसे हम लोग जाते हैं गर्मी के दिनों में क्या शिमला घूमने जाते हैं, तो हम क्या करें, माइग्रेट कर रहे हैं। तो मान लो वैसी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ना कि जिस एरिया में वो रह रहे हैं और वो एरिया उनके लिए फेवरेबल नहीं है, मतलब क्या कि उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन उनके सराउंडिंग में डेवलप हो जा रहा है, तो वो क्या करते हैं उस अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए या तो कहीं पे माइग्रेट कर जाते हैं या फिर वहीं पे रह के क्या है कोई उपाय सोचते हैं। तो जो माइग्रेशन के अलावा उपाय है वो किस टॉपिक में आ जाएगा, हमारा सस्पेंशन में। तो पहले हम क्या है माइग्रेशन के बारे में देखते हैं। क्या पहला हमारा क्या है, माइग्रेशन है। देखो यार, माइग्रेशन को ना हम बिहेवियरल चेंजेस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एडेप्टेशन होता है ना, तो माइग्रेशन किस में आता है, हमारा बिहेवियरल एडेप्टेशन में आता है, ठीक है। जैसे हमने साइबेरियन क्रेन का नाम सुना है, जो कि साइबेरिया से क्या है आती है हमारे कहा राजस्थान में भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क में। क्यों, क्योंकि अपने वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आती है, ठीक। तो ये हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। माइग्रेशन के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपको पता ही है सब माइग्रेशन के बारे में। दूसरा हम क्या बोल रहे थे, सस्पेंशन। इसमें देखो एक होता है क्या, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापोस। देखो यार, सीधे सीधे हम याद रखेंगे कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है। सस्पेंशन का अगर मैं एग्जांपल तुमको दूं सिंपल सा, तो हम क्या है प्लांट किंगडम वगैरह में जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते तो वहां पे स्पोर आता है, ठीक। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया क्या करती है, अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया क्या करती है ना कि अपने स्पोर्स को क्या करते हैं वो थिक कर लेते हैं ताकि उनका स्पोर क्या हो, डिस्ट्रॉय ना हो। जैसे क्या है कि हमारा सीड है, जो सीड या बर्ड क्या है कि जब उनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है ना तो वो क्या करते हैं अपने आप को डोरमेंट स्टेज में कर लेते हैं, मतलब कि डोरमेंसी में चले जाते हैं, ठीक। और चलो यहीं पे एक चीज और बोलता हूँ, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, जिब्रेलिन, ठीक। और प्रोमोट कौन करता है डोरमेंसी को, एब्सिसिक। तो क्या है कि ये जो हमारा सस्पेंशन है उसका एग्जाम्पल ही है क्या, डोरमेंसी। क्या, क्योंकि सस्पेंशन का मतलब ही क्या हो रहा है यार कि जब किसी को उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है, तो क्या है अपने अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, सस्पेंशन कर रहे हैं। तो ये हाइबरनेशन में क्या होता है कि कोल्ड रीजन के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने आप को आइस के नीचे क्या है चले जाते हैं। इसका एग्जाम्पल याद देखो, हाइबरनेशन पहले से पढ़ता है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है क्या, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और दो तरह के होते हैं ना, हॉट ब्लडेड एनिमल्स। हॉट ब्लडेड में एग्जाम्पल किसका याद रखना है, पोलर बियर का। और कोल्ड ब्लडेड में किसका, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है। एस्टिवेशन, हाइबरनेशन को ही क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप। क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप भी बोलते हैं, ठीक है। एस्टिवेशन को भी क्या, एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं हम, समर स्लीप। क्या बोलते हैं, समर स्लीप बोलते हैं। क्या है ना कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि सन के हीट से बॉडी के जो अर्थ के ऊपर हीट है उससे बचने के लिए क्या है वो किस कंडीशन में चले जाते हैं, एस्टिवेशन में। किससे बचने के लिए, फ्रॉम लाइट या फिर हीट एबव द अर्थ, ठीक है। एस्टिवेशन के एग्जाम्पल क्या याद रखना है हमको, स्नेल्स, ठीक। फिर आता है हमारा डायापोस। ये डायापोस क्या है कि कुछ जू प्लैंक्टॉन्स है, क्या कि जो जू प्लैंक्टॉन्स है ना वो क्या करते हैं कि एक ऐसे स्टेज में चले जाते हैं जहां पे कोई, डायापोस क्या है कि एक ऐसा स्टेज है जहां पे क्या है कोई ग्रोथ नहीं होता है। क्या है,
कोई ग्रोथ नहीं होता है। एक ऐसा स्टेज वेयर ग्रोथ इज प्रोहिबिटेड। तो कुछ जूप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं, डायपोल्स का एग्जांपल क्या याद रखना है, जूप्लैंक्टॉन्स। तो जो कुछ जूप्लैंक्टॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायपोल्स स्टेज में चले जाते हैं। वहां पे क्या होता है कि उनका क्या है, अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं एक वर्ड में, सस्पेंडेड ग्रोथ। क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड ग्रोथ। तो इतना चीज याद रखना आपको किसके बारे में, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायपोल्स के बारे में। ठीक है, तो ये सब क्या था, हमारा रिस्पॉन्स था किसको, एबायोटिक फैक्टर्स को। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एडेप्टेशन के बारे में। देखो यार, एडेप्टेशन 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। पहला फिजियोलॉजिकल, ठीक, दूसरा मोर्फोलॉजिकल और तीसरा बिहेवियर। ठीक, तो तीनों के बारे में भी पढ़ना है। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है, अपने आप को बचाएगा, उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल। मोर्फोलॉजिकल मतलब क्या है कि अंदर बॉडी के कुछ चेंज नहीं होगा, बस मोर्फोलॉजिकल मतलब फिनोटिपिक कैरेक्टर में चेंज आएगा। ठीक है, बिहेवियर मतलब क्या है, बिहेवियर में अभी हम कुछ देर पहले क्या बता रहे थे कि माइग्रेशन जो हो रहा है, हाइबरनेशन हो रहा है, एस्टिवेशन हो रहा है, ये सब किस में आएगा, बिहेवियरल में आ रहा है। तो ठीक है, हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल के बारे में। ठीक, देखो यार, इन सब में ना एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फिजियोलॉजिकल मतलब क्या है कि अपने फिजियोलॉजी में चेंज लाएगा ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या फेमस एग्जाम्पल हम पढ़ते आ रहे क्या कि जो कोल्ड रीजन्स में एनिमल रह रहते हैं उनका क्या है, फैट में क्या करते हो, थिक लेयर ऑफ फैट इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और जिसको ब्लबर बोलते हैं, और क्या है वो क्या करते हैं, उसी से क्या करते हैं, अपने आप का हीट जनरेट करते हैं। जैसे कंगारू रेट की बात करते हैं तो वो क्या है, ज्यादा पानी क्या है नहीं पी पाता है, तो वो क्या करता है कि उसके बॉडी में जो फैट होता है उस फैट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और उस फैट के ऑक्सीडेशन से क्या है, वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट आता है। मतलब क्या है कि वो अपने यूरिन को भी क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है कि पानी के कमी के कारण क्या कर रहा है, वो अपने बचाव के लिए क्या कर रहा है, अपने फैट का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। फिर क्या है कि उसके पेट के नीचे भी क्या होता है, एक ब्लबर होता है, उसमें क्या करता है, अपने बच्चे को रखता है, तो वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर फिजियोलॉजिकल में ही अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं कि डोरमेंट स्ट्रक्चर्स क्या शो करते हैं, जैसे कि रूट्स से, शूट्स से। ठीक, फिर और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे इधर क्या हो गया, कंगारू का हो गया। ठीक है, दूसरा हम क्या लिए थे, थिक लेयर ऑफ फैट। ठीक, जो कि किसका काम कर रहा था, हमारे उन कोल्ड रीजन्स वाले में एक एज अ इंसुलेटर का काम कर रहा था। ठीक है, फिर देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है और इससे नीट में क्वेश्चन बहुत पूछता है क्या कि जब हम क्या है कि ऊंचाइयों पे जाते हैं तो क्या हमें सांस लेने में क्या होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होने लगती है, क्योंकि व्हेन वी गो ऑन हाई ट्यूड वी फेस
प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होता है हमें? अच्छे से क्या है, हम ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, अच्छे से ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि O2 के कंसंट्रेशन में क्या है, कमी आता है। O2 के जैसे जैसे जितना हम ऊपर जाते जाएंगे क्या है, O2 के कंसंट्रेशन में कमी आते जाएगा। O2 के कंसंट्रेशन में कमी आते जाएगा तो क्या होगा, O2 के कंसंट्रेशन में कमी आते जाएगा तो हमें क्या है, कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। सांस लेने में प्रॉब्लम होगा तो कुछ सिम्टम्स हमें आएंगे। वो सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे? जैसे नोजिया टाइप का फीलिंग आने लगेगा, फैटिग टाइप का फीलिंग आने लगेगा, ठीक। फिर और क्या है, हार्ट पाल्पिटेशन, ये सब क्या है, हमें सिम्टम्स आने लगेंगे। उल्टी जैसा मन होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, ठीक, अजीब सा कुछ फील होने लगेगा क्या। तो फिर क्या है, इन सब चीजों को कैसे हमारा बॉडी हैंडल करेगा? ये जो हमारे साथ हो रहा है कि जब हम ऊपर जा रहे हैं और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसा क्या करेगा हमारा बॉडी जिससे कि हम वहां पे एडजस्ट हो जाए। अगर मान लो हमारा बॉडी कुछ ऐसा करेगा ही नहीं और हम ऊपर चले गए तो क्या है, मर जाएंगे। तो अब देखते हैं कि हमारा बॉडी ऐसा क्या करता है कि हम वहां पे एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारा बॉडी क्या करता है ना कि इस लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। क्या करता है, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इंक्रीजेस। रेड ब्लड सेल का क्या प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। फिर क्या होता है कि बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 टू हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, बाइंडिंग कैपेसिटी जो होता है उसको भी क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद जो हमारा हार्ट बीट होता है वो तो पहले से ही क्या हो रखा है हमारे लिए, कम। फिर हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या करता है, बॉडी बढ़ा देता है। क्या करता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है। तो यार देखो, याद रखना, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन वी गो टू द हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम फेस क्या कर रहे हैं, नोजिया दिस दैट फीलिंग आ रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारा बॉडी उसके लिए क्या करता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो क्या है, हमारा बॉडी क्या करता है, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 टू हीमोग्लोबिन भी क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है, ठीक, डिक्रीज कर देता है। और जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो कुछ ऐसे क्या है, हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक। ऊपर गए तो यार क्या था कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो गया था, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो गया था तो क्या हुआ था, O2 का कमी हो गया था। तो उसके लिए क्या है, बॉडी हमारा ये काम किया। तो ये किसका एग्जाम्पल था, फिजियोलॉजिकल का। किसका, फिजियोलॉजिकल का। फिजियोलॉजिकल के एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, जैसे हम प्लांट्स में क्या पढ़ते हैं कि स्टोमेटा जो होता है वो क्या करता है, जनरली दिन में क्या है, ओपन रहता है और रात में बंद रहता है, ठीक, जनरली। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि वाटर लॉस को बचाने के लिए क्या किए कि कुछ मैकेनिज्म एडेप्ट किए हैं। उनमें क्या होता है कि रात को स्टोमेटा खुलता है और दिन में क्या है, बंद रहता है। वैसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, कैंप प्लांट्स। तो उन प्लांट्स ने भी क्या है, अपने आप को सराउंडिंग इन्वायरमेंट से क्या है, बचाने के लिए क्या है, वो मैकेनिज्म एडेप्ट किया है। तो वो भी मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। तो वो भी हमारा एग्जाम्पल किसका हुआ, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का। क्या होता है वहां पे कि स्टोमेटा का जो लेयर होता है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं हम मॉर्फोलॉजिकल के बारे में। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होता है, देखो यार, कुछ जो हमारे डिजर्ट एरिया के जो प्लांट्स होते हैं तो वहां पे क्या है, पानी की बहुत क्या है, कमी है। तो वहां पे क्या होता है ना कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि उनके जो लीव्स होते हैं ना वो किसमें चेंज हो जाते हैं, स्पाइन्स में। किसमें, लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। अगर आपने 11th में मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा होगा तो वहां पे आपको एग्जाम्पल आया होगा, क्या, ओपनशिया का। तो क्या ये एग्जाम्पल है किसका, मॉर्फोलॉजिकल का। कौन, ओपनशिया। वो क्या करता है कि
उसके जो लीव्स होते हैं उनको क्या करता है, वो चेंज कर देता है किसमें, स्पाइन्स में। ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वाटर लॉस को बचाने के लिए। क्यों कर रहा है वो, मोर्फोलॉजिकल का बस एक ही बात है, क्या याद रखना है, ओपनशिया होता है। ये क्या करता है कि लीव्स क्या हो जाते हैं, लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, किस लिए, टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, मतलब क्या, वाटर लॉस को बचाने के लिए। ठीक, तो यही था हमारा क्या, मोर्फोलॉजिकल। इतने याद रख लेना है मोर्फोलॉजिकल के बारे में। आगे जो है वो एडेप्टेशन में मैं बताऊंगा अभी आपको। देखो यार, एग्जाम नजदीक आ रहा है, इसलिए हमें क्या है, ज्यादा नोट्स नहीं बनाना है, क्या हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट बातें याद रखनी है। अब हमारा क्या है, बिहेवियरल, जिसके बारे में अभी हम कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं। क्या बिहेवियरल में सबसे पहला क्या है हमारा, माइग्रेशन। ठीक, माइग्रेशन में क्या कर रहे हैं, हम अपने अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए किसी फेवरेबल कंडीशन में माइग्रेट कर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, क्या कर रहे हैं हम, माइग्रेट कर जा रहे हैं। वैसे ही क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे थे कि हाइबरनेशन में चले जा रहे थे, कुछ एस्टिवेशन में चले जा रहे थे। ठीक है, तो ये सब कौन सा एडेप्टेशन है हमारा, बिहेवियरल एडेप्टेशन है। जैसे एनसीईआरटी हमारे एक एग्जांपल देती है डिजर्ट लिजर्ड का, क्या बोलती है कि जब उसको हीट की जरूरत होती है, उसकी बॉडी को हीट की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, धूप में आ जाता है। ठीक, कौन, डिजर्ट लिजर्ड, ये भी याद रख लेना। देखो यार, हमारे एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल याद रखने। क्या लिजर्ड क्या करता है कि जब उसको धूप चाहिए होता है तो वो क्या है, सनलाइट में आ जाता है, हीट से होता है तो सनलाइट में आ जाता है। और जब उसके बॉडी को जितना हीट चाहिए होता है, अगर वो उतने लेवल तक हीट उसको जब मिल जाता है सनलाइट से, तो वो क्या करता है, फिर शेड में चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिहेवियरल एडेप्टेशन हो गया। क्या कर रहा है वो कि अपने हीट, बॉडी हीट को भी मेंटेन करने के लिए क्या कर रहा है, कभी धूप में आ जा रहा है, कभी छांव में चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि जब उसको ऑप्टिमम लेवल तक हीट मिल जा रहा है धूप में, तो फिर वो कहां चला जा रहा है, छांव में चला जा रहा है। तो ये था हमारा क्या, बिहेवियरल एडेप्टेशन। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, रेगुलेटर के बारे में पढ़ा, कन्फर्मर के बारे में पढ़ा, पार्शियल रेगुलेटर के बारे में पढ़ा, उसका ग्राफ देखा हमने, माइग्रेशन के बारे में पढ़ा हमने, हाइबरनेशन पढ़ा, एस्टिवेशन पढ़ा, डायापॉज पढ़ा, फिर हमने एडेप्टेशंस देखा, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल, मोर्फोलॉजिकल। ठीक, तो ये छोटी सी वीडियो थी जो कि आपके लिए रिवीजन टाइप वीडियो है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉपुलेशन के साथ।